हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, क्लास 12th यूनिट 3 वीडियो नंबर 8। बच्चों, ये तीसरी यूनिट का 8वां वीडियो है। और इससे पहले 7 वीडियो आपको बेटे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद यहाँ पर एक लिंक मिलेगा आई बटन में, उसमें भी आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप तीसरी यूनिट को शुरू से पढ़ सकते हो और बहुत सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे देख लो जरा। हम इसमें एक डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल, और फिर डेनियल सेल, और फिर हम डिस्कस करेंगे लवण सेतु के बारे में। ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो आप ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो बेटे, बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या है। बेटे, विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है या ऐसा यंत्र है या ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सेल के अंदर क्या होती है बेटे? रासायनिक ऊर्जा ही तो होती है। और रासायनिक ऊर्जा से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा। ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है कि विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बताओ, यानी रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में। उसे कहते हैं हम सेल। अब यहाँ एक हेडिंग आया नोट। ध्यान से देख लो इसे नोट को। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि जहां भी नोट लिखना हो उसे अलग कलर के पेन से लिखा करो। नोट में हमें क्या लिखना है बेटे? रासायनिक सेलों की खोज सन 1780 में लुइस गैल्वनी तथा सन 1800 में एलेजेंड्रो वोल्टा द्वारा की गई थी। अतः इन्हें गैल्वनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। तो इनका नाम, विद्युत रासायनिक सेलों का नाम या रासायनिक सेलों का नाम वोल्टीय सेल या गैल्वनिक सेल क्यों है? क्योंकि इनके खोज करने वाले वैज्ञानिकों का नाम गैल्वनी और वोल्टा थे। ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे गैल्वनिक सेल की, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है गैल्वनिक सेल। भाई, गैल्वनिक सेल कह दो या वोल्टीय सेल कह दो, एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है। मतलब गैल्वनिक सेल या वोल्टीय सेल वे सेल हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे और हम उन विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों। तो गैल्वनिक सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। गैल्वनिक सेल, इसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। भाई, गैल्वनिक सेल वे हैं जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देंगे बेटे? विद्युत ऊर्जा में। नॉर्मली हर एक सेल यही तो काम करता है। भाई, आपकी घड़ी में सेल लगा हुआ, दीवार की घड़ी में। ठीक है। रेडियो में सेल लगे होते हैं, टॉर्च लाइट में सेल लगे होते हैं। वे सब जो है विद्युत रासायनिक सेल ही तो हैं बेटे। वे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही तो बदलते हैं। देखो अगली बात, गैल्वनिक सेल में स्वतः स्फूर्त रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? स्वतः स्फूर्त रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका मतलब पता क्या है बेटे? स्वतः माने अपने आप, स्फूर्त माने होने वाली, अपने आप होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी। रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं अपने आप ही होती हैं। उसमें किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती कि हम धक्का देंगे जब ही गाड़ी स्टार्ट होगी। आप सेल खरीद के लाओ मार्केट से और उसे अपने रेडियो में, दीवार घड़ी में या अपने रिमोट कंट्रोल में, टीवी के कहीं भी लगाओ, वो अपने आप ही काम करना शुरू कर देगा। तो इसलिए कहा स्वतः स्फूर्त रेडॉक्स अभिक्रिया, अपने आप होने वाली रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद अगला पॉइंट है, गैल्वनिक सेल में अधिक विभव वाला इलेक्ट्रोड एनोड तथा कम विभव वाला इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। इसके ऊपर भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल में जो इलेक्ट्रोड अधिक वोल्टेज वाला होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड, और कम वोल्टेज वाले को क्या कहते हैं, कैथोड। ये बात सब बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे 100%। अगला पॉइंट देखो, एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है। ये तो सारी दुनिया को पता ही है। एनोड उसे कहते हैं जिसपे ऑक्सीडेशन होता हो, और बेटे कैथोड उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं जिसपे क्या होता हो, रिडक्शन। अगला पॉइंट मैंने स्टार बना रखा और इंपॉर्टेंट भी लिख रखा। इस चीज को बिल्कुल अपने जहन में बिठा लेगा हर एक बच्चा, मेमोरी में अच्छी जगह इसे सेव कर लियो इस पॉइंट को। गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक तथा कैथोड धनात्मक होता है। देखो आनी गई वही बात। आप यूं सोचते थे कि एनोड उसे कहते हैं जो धनावेशित हो और कैथोड उसे कहते हैं जो ऋण आवेशित हो। ऐसा हर जगह नहीं होता है बेटे। मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया कि आवेश से कभी भी आप निर्णय नहीं ले सकते कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। आपका निर्णय सिर्फ एक चीज से होगा कि कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ अपचयन हो रहा है। जहां ऑक्सीकरण होता है बेटे वो होता है एनोड, और जहां बच्चों अपचयन होता है वो होता है कैथोड। तो यहाँ देखो, एनोड कैसा है, ऋणात्मक, और कैथोड कैसा है, धनात्मक। ये चीज ध्यान रखनी भाई। गैल्वेनिक सेल जब भी सामने आता है दिमाग में पिक्चर बिठा लिया करो, रिमोट का सेल, घड़ी का सेल, या फिर रेडियो का सेल। ये सब गैल्वेनिक सेल हैं। इनके अंदर रासायनिक ऊर्जा है जो हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रही है। और बेटे यदि विद्युत अपघटनी सेल की बात करें जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़े हैं, तो विद्युत अपघटनी सेल वे हैं जिनमें बाहर से हमने विद्युत ऊर्जा दी और अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं हुई। ठीक है बच्चों, वहां एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव, वहां विद्युत रासायनिक सेल में। पर गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक यानी नेगेटिव है और कैथोड धनात्मक यानी पॉजिटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, गैल्वेनिक सेल के बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर तथा आंतरिक परिपथ में इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं। ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। गैल्वेनिक सेल का जो बाहरी परिपथ है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर चलते हैं बाहर, और सेल के अंदर कहाँ चलते हैं, कैथोड से एनोड की ओर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा लियो बेटे, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है बेटे। देखो बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे बेटे, अब पढ़ेंगे डेनियल सेल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे डेनियल सेल। और ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र को देख के कोई भी बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरेगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सब समझ में आ जाएगा बेटे एकदम। ठीक है, सिर्फ मेरा पॉइंटर जहां होगा वहां देखना है जहां पॉइंटर होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू कर रहे। देखो ये जो चित्र बना हुआ है ये डेनियल सेल का एक चित्र है। और इसमें बेटे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि दो बर्तन हैं, पहला बर्तन और दूसरा बर्तन। बेटे पहले बर्तन में क्या है, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा रखा है। जिंक की छड़ को कौन से विलयन में, जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा रखा है। और दूसरे बर्तन में क्या है बेटे, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा रखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब होगा क्या कि ये जो जिंक के धन आयन हैं, जिंक की छड़ के धन आयन, ये देखो बाहर निकलने लग रहे। जब जिंक की छड़ के धन आयन अपने इलेक्ट्रॉनों को यहीं छोड़ जाएंगे और अपने आप निकल जाएंगे बाहर, तो छड़ तो बेटे ऋण आवेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित। ये छड़ ऋण आवेशित क्यों हुई, क्योंकि छड़ के धन आयन इलेक्ट्रॉनों को यहीं छोड़ के चले गए और अपने आप निकल गए बाहर, तो ये छड़ होगी ऋण आवेशित। ठीक है, और देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जिंक ने दो दो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल ले और जिंक बन गया धन आयन और धन आयन निकल गए बाहर। तो इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया होती है ऑक्सीकरण, और क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसलिए ये वाला इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड। और देखो एनोड ऋण सिरा है, एनोड है और फिर भी क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो एनोड का रिएक्शन ये लिखा हुआ है यहाँ। यहाँ क्या हो रहा है बेटे, यहाँ ऐसा हो रहा है कि विलयन के जो कॉपर के धन आयन है वे विलयन को छोड़कर छड़ के अंदर एंट्री मार रहे हैं।
तो बेटे जब अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देंगे यहाँ और धनायन चले जाएंगे छड़ के अंदर, तो छड़ तो हो जाएगी धन आवेशित और यहाँ बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो विलयन हो जाएगा ऋणावेशित। तो यहाँ क्या हो रहा बेटे कि ये जो हमारे पास छड़ है या इलेक्ट्रोड है, तो ये कैसा हो गया, धन आवेशित हो गया है। देखो क्या हो रहा कि विलयन के Cu डबल पॉजिटिव आयन छड़ के अंदर जाके दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर धातु बना रहे हैं और कॉपर धातु इसके ऊपर चिपकती जा रही। ठीक है बच्चों, तो बेटे यूं बताओ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं बेटे, कैथोड। और देखो कैथोड है फिर भी धन सिरा है, पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, तो वहां हमें पता चला कि यहाँ तो क्या होगा, ये वाली छड़ तो हो जाएगी ऋण आवेशित और ये वाली छड़ हो जाएगी धन आवेशित। यदि दोनों के बीच में आपने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, ये गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर में धारा प्लस से माइनस की तरफ ही तो बहेगी, तो करंट बहेगा ऐसे। देखो ये दिखा रखा आई, आई माने विद्युत धारा, विद्युत धारा की दिशा दिखा रखी कि प्लस से माइनस की तरफ। जब विद्युत धारा प्लस से माइनस की तरफ बहती है तो इलेक्ट्रॉन्स तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे बेटे। आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा धारा की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे यानी माइनस से प्लस की तरफ, और करंट चलेगा प्लस से माइनस की तरफ। अब हमारे सामने बेटे एक समस्या आती है। समस्या पता क्या आती है हमारे सामने, समस्या ये आती है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे और करंट इधर को मूव कर रहा, तो कुछ मिनटों में ऐसा होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे आगे, और जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बेटे गति ही नहीं करने के हैं, और जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं करने के तो करंट बहना बंद हो जाएगा। इसका मतलब हमारा सेल कुछ मिनटों में ही डाउन हो जाएगा। हमारे सेल को डाउन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी ही हमारा सेल डाउन हो जाएगा। तो अब इसे डाउन होने से कैसे रोका जा सकता है, क्या उपाय हमें करना चाहिए कि यह डाउन ना हो। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया और बीच में लगाई एक यू आकार की नली। क्या लगाई बेटे, यू आकार की एक नली लगाई, और इस यू आकार की नली का नाम उन्होंने रखा लवण सेतु या साल्ट ब्रिज। क्या नाम रखा बेटे, लवण सेतु या साल्ट ब्रिज। और बेटे लवण सेतु में खासियत क्या है कि इसमें जिलेटिन भर दो या फिर भर दो अगार अगार। जिलेटिन या अगार अगार में से कोई भी एक चीज भरनी है, और उसमें भरना है या तो KCl या KNO3 या फिर NH4Cl या फिर आप KI भी भर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। एक आपको विद्युत अपघटय भरना है, कोई सा एक विद्युत अपघटय इसमें या इसमें मिला के और इस नली में भर दो, जिसे आप लवण सेतु कहते हैं। अब इस लवण सेतु को लगाने का भाई फायदा क्या होगा, क्या लाभ है इसे लगाने का। देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे इधर पहुंच रहे, जब यहाँ पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉन को वापिस आने का रास्ता मिल जाएगा। वे इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से यहाँ, तो हमारा सर्किट हो जाएगा पूरा। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहेंगे और सेल की लाइफ बढ़ जाएगी। सेल ज्यादा घंटों तक या ज्यादा दिनों तक काम कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को पूरा रास्ता मिलेगा और करंट को भी पूरा रास्ता मिलेगा। करंट यहाँ कहाँ हो रहा, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल, और यहाँ अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव पोल। धारा इस तरह प्रवाहित होती रहेगी इस डायरेक्शन में, समझ रहे आप, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में प्रवाहित होते रहेंगे ऐसे। तो इस सेल की लाइफ बढ़ जाएगी बेटे। क्या बढ़ जाएगी, लाइफ। तो हमें लिखना क्या है, एक तो ये चित्र बनाना है, ये बातें लिखनी है कि एनोड पर कौन सा रिएक्शन हुआ कैथोड पे, और ये रिएक्शन लिखनी है तीनों। पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं कि एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, डेनियल सेल में कैथोड पर कौन सा होता है, और डेनियल सेल की कुल अभिक्रिया भी आप लिख के दिखाओ यदि आपके अंदर हिम्मत है। तो हम कहेंगे कि हिम्मत तो बहुत है हमारे अंदर। ठीक है, तो एनोड पे देखो कौन सा रिएक्शन हुआ, ये वाला ही तो हुआ। Zn इज इक्वल टू Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखो -2 इलेक्ट्रॉन इधर है तो उधर तो +2 ही लिखूंगा। बात तो एक ही है कि जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, ऑक्सीडेशन ही तो कर रहे हैं, हम ऑक्सीकरण कर रहे। और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, ये वाला देखो, Cu डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu। ये एनोड का रिएक्शन है, ये कैथोड का। यदि कुल अभिक्रिया आपको निकालनी तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे,
यहाँ बचेगा Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn डबल पॉजिटिव प्लस Cu। ये सेल भी पूरी अभी करिया है, ये भी पूछी जाती है पेपर में। आप जो आयन नहीं है, परमाणु है, उसके नीचे सॉलिड लिख सकते हो या बराबर में सॉलिड लिख सकते हो, और जो आयन है वो पानी में घुल गया है उसे लिखोगे आप एक्वस। चाहे एक्वस यहाँ लिख दो बराबर में या नीचे लिख दो, आयन एक्वस होगा या जलीय होगा, और जो आपके परमाणु हैं वे होंगे ठोस अवस्था में या सॉलिड। ये तो लिखनी है आपको रिएक्शन, ये तीनों। ठीक है बच्चों, और थ्योरी में ये लिखना, देखो डेनियल सेल एक प्रकार का गैल्वनिक या वोल्टीय सेल है। पहली बात तो यो है कि डेनियल सेल क्या है, गैल्वनिक सेल कह दो या वोल्टीय सेल। इसमें दो इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल होते हैं, दो इलेक्ट्रोड है दिस एंड दिस। यहां से लिखना फिर नंबर 1, पहला इलेक्ट्रोड क्या है, जिंक सल्फेट में डूबी जिंक की छड़। जिंक सल्फेट में जो जिंक सल्फेट में जिंक की छड़ जो आपने डुबा रखी बेटे, वो किसका काम करती है, एनोड की, और कैसी होती है, ऋण आवेशित, नेगेटिव चार्ज। नंबर 2, कॉपर सल्फेट में डूबी कॉपर की छड़। देखो कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट में डूब रही, कैथोड का काम करती है और पॉजिटिव चार्ज होती है, यानी धन आवेशित होती है। एक ये बात लिखनी, समझ में आ रहा ना क्या क्या लिखना बेटे। और एक बात ये लिखनी, देख लो ध्यान से, दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ने के लिए एक यू आकार की नली लगी होती है, जिसे लवण सेतु या साल्ट ब्रिज कहते हैं। अभी समझा है ना लवण सेतु क्यों लगाया और इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ, अभी पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। एक बात ये लिखनी, जब Zn डबल पॉजिटिव व Cu डबल पॉजिटिव की सांद्रता इकाई होती है, यानी दोनों की सांद्रता क्या है, इकाई, यहाँ और यहाँ, जिसे आप कहते हो 1 मोलर सांद्रता, तो इसका विभव 1.1 वोल्ट होता है। इसका माने कि इसका, इस डेनियल सेल का जो वोल्टेज इससे हमें मिलेगा 1.1 वोल्ट मिलेगा, यदि हमें कोई उपकरण चलाना हो। ठीक है बच्चों, बताओ समझ में आया या नहीं आया। स्क्रीनशॉट लो अच्छा जल्दी से, फिर मैं अगली बात पढ़ा रहा हूँ। लियो बेटे स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है बच्चों। देखो बेटे एक चीज ध्यान रखनी है, और डेनियल सेल के बारे में ध्यान से देख लो बिल्कुल। डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर गति करते हैं। ये बात हालांकि मैंने आपको सिखाई थी, पर इस वाक्य की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जा रहे थे ना, इधर एनोड था उधर कैथोड था, ठीक है। तो डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर चलते हैं, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखोगे। अब देखो अगला एक हेडिंग लिखी हुई नोट, और नोट पे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान से देख लो जरा, जहां मेरा पॉइंटर है वहीं ध्यान दिया करो सिर्फ। यदि डेनियल सेल के साथ एक विपरीत बाह्य विभव या सेल लगाया जाए तो क्या होगा। मान लो डेनियल सेल है और उसके साथ आपने कोई दूसरा सेल लगा दिया, उल्टा लगा दिया, उल्टा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि टॉर्च में हमें सेल लगाने हो, तो छोटे बच्चे को हमने कह दिया कि जरा बच्चे या बेटे इसमें सेल लगा दिए जरा, तो वो क्या करता है, एक सेल सीधा लगा दिया, एक उल्टा लगा दिया। तो बताओ टॉर्च काम करेगी क्या, करने की नहीं बेटे काम। ठीक है, तो बिल्कुल हम यूं कह रहे कि डेनियल सेल के साथ एक विपरीत बाह्य विभव लगा दो, या विभव वोल्टेज नहीं लगाते तो सेल लगा दो, तो क्या होगा। तो बेटे तीन बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी तीन बात, 1, 2 एंड 3। देखो क्या क्या, इनमें से तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। वे यूं कह रहे कि यदि बाह्य विभव छोटा है 1.1 वोल्ट से, छोटे की तरफ एक लड्डू और बड़े की तरफ 2 लड्डू, ठीक है। यदि बाहर से जो आपने विभव लगाया, उल्टा सेल लगाया, वो 1.1 वोल्ट से छोटा है, क्योंकि आपको पता है डेनियल सेल का वोल्टेज कितना होता है, 1.1 वोल्ट, इससे छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होगा। या पहले भी तो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, हालांकि स्पीड घट जाएगी इलेक्ट्रॉनों के चलने की और मात्रा भी घटेगी, पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर ही होगा, क्योंकि जो आपने बाहर जो सेल इस्तेमाल करा, उल्टा लगाया जो सेल, उसका वोल्टेज 1.1 वोल्ट यानी डेनियल सेल के वोल्टेज से कम है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होगा। जिंक एनोड से घुलेगा, आपको बताया कि जिंक वहां से छड़ से निकल के बाहर आ रहा था विलियन में, जिंक एनोड से घुलेगा
वह कॉपर कैथोड पर जमेगा जैसा कि नॉर्मल हो रहा था, पर इस क्रिया का वेग थोड़ा सा घट जाएगा। नंबर 2, यदि बाह्य वोल्टेज या बाह्य विभव बराबर हो 1.1 वोल्ट के। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे घर में बच्चे ने एक सेल सीधा लगा दिया, एक उल्टा, दोनों बराबर वोल्टेज के और उल्टे सीधे लगा दिए। तो क्या होगा बेटे, यदि बाह्य विभव 1.1 वोल्ट के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन व धारा का प्रवाह रुक जाएगा, वह कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगी। ये दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दूसरा पॉइंट। नंबर 3, यदि बाह्य विभव बड़ा हो 1.1 वोल्ट से, यानी कि वो ज्यादा वोल्टेज है जो आपने विपरीत दिशा में लगाई, तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव पलट जाएगा कैथोड से एनोड की तरफ। नॉर्मली एनोड से कैथोड होता है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कैथोड से एनोड की ओर होगा और जिंक एनोड पर जमा होगा और कॉपर कैथोड से घुलेगा। वो भी उल्टे हो गए काम, ठीक है। और एक बात ध्यान रखियो, यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आपने याद कर लिया तो धारा का प्रवाह तो आप बता ही दोगे, क्योंकि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है बच्चों, चलो इसे देखो, लवण सेतु। अगला हमारा टॉपिक है लवण सेतु या साल्ट ब्रिज। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको सिखाया भी था, फिर भी देख लो आप। नंबर 1, 2 इलेक्ट्रोडों को जोड़कर परिपथ पूरा करता है। लवण ब्रिज क्या करता है, 2 इलेक्ट्रोडों को जोड़ता है और परिपथ को क्या करता है बेटे, पूरा। नंबर 2, द्रव द्रव संधि विभव को कम करता है। अब ये बात आपको समझ में नहीं आ रही कि संधि तो हम हिंदी में पढ़ते हैं, दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। पर यहाँ द्रव द्रव संधि का मतलब पता क्या है? इसका मतलब है बेटे, यदि आपने जो एक तो आपने ले रखा कॉपर, कॉपर सल्फेट में डुबा रखा है, जिंक को जिंक सल्फेट में डुबा रखा, तो यदि कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट को डायरेक्ट ही एक दूसरे के टच में ले आएंगे ना, कांटेक्ट में, तो वहां एक वोल्टेज डेवलप होगा और वो वोल्टेज ऐसा होगा जो सेल के वोल्टेज को घटा देगा। तो उसे कहते हैं, उस वोल्टेज को कहते हैं हम द्रव द्रव संधि विभव। क्या कहते हैं बेटे? द्रव द्रव संधि विभव। तो यदि आप सीधा दोनों कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के विलयन को सीधा टच में ले आओगे तो सेल का हमारे वोल्टेज घट जाएगा, क्योंकि वहां एक द्रव द्रव संधि विभव उत्पन्न होगा, ठीक है, जो विरोध करेगा सेल का। तो इसलिए लवण ब्रिज या साल्ट ब्रिज का फायदा यह है, द्रव द्रव संधि विभव को कम करता है, डायरेक्ट नहीं टच में आने देता दोनों सॉल्यूशंस को। नंबर 3, विलयन की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। भाई विलयन को तो उदासीन बनाए रख रहा हो, जो विलयन ऋणावेशित होने जा रहा वहां तो धनायन पहुंचा रहा हो, और जो धनावेशित होने जा रहा वहां वो ऋणायन पहुंचा रहा, यानी विलयन को वो उदासीन रख रहा, दोनों विलयनों को। और यदि दोनों विलयन बेटे उदासीन रहेंगे ना, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी, सेल की लाइफ बढ़ जाएगी। तो इन्होंने कहा कि विलयन की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, जिससे विद्युत धारा की उत्पत्ति तथा प्रवाह लगातार बना रहता है। ठीक है बेटे। नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ, ध्यान से समझ लियो। लवण सेतु को हटाने पर वोल्टता गिरकर शून्य हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आपने साल्ट ब्रिज को हटा दिया तो सेल का वोल्टेज गिर जाएगा, और वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0, मींस सेल डाउन हो जाएगा। ठीक है। अगला हेडिंग आ गया, लवण सेतु के लिए विद्युत अपघटय का चयन। कि आपको लवण सेतु बनाना है बीच में, तो आप विद्युत अपघटय कैसा लोगे, कैसा विद्युत अपघटय आपको लेना चाहिए, कैसा इलेक्ट्रोलाइट आपको लेना चाहिए। नंबर 1, विद्युत अपघटय के धनायनों व ऋणायनों के वेग बराबर होने चाहिए। मतलब जितनी तेजी से जो भी विद्युत अपघटय ले रहे, मान लो आप KCl ले रहे, ठीक है, तो जितना तेजी से K पॉजिटिव दौड़ेगा उतना तेजी से ही Cl नेगेटिव को दौड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि धनायन पहले पहुंच गया, ऋणायन बेचारे आ रहे धीरे धीरे। तो दोनों के धनायनों और ऋणायनों के वेग क्या होने चाहिए? बराबर। नंबर 2, आयनों के आवेश बराबर होने चाहिए, जैसे KCl KI। KCl में K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इस पे एक इकाई धनावेश और इस पे बेटे एक इकाई ऋणावेश। ऐसा यहाँ होगा, KI में K पॉजिटिव और I नेगेटिव। अच्छा स्क्रीनशॉट लो तुम, आगे बता रहा तुम्हें कि कैसा विद्युत अपघटय लेना चाहिए हमें। एक पॉइंट और बता रहा, बढ़िया लियो बच्चों स्क्रीनशॉट। हमारे देश के प्यारे बच्चे प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे प्यारे नोट्स बनाने के लिए। जल्दी लो बच्चों, ले लिया बेटे? ठीक है,
देखो बेटे, एक चीज और ध्यान रखनी है, नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, ध्यान से देखना सबको। यदि सेल में एजी पॉजिटिव, एचजी डबल पॉजिटिव, पीबी डबल पॉजिटिव, टीएल पॉजिटिव आयन उपस्थित होते हैं, मान लो सेल के कोई से भी हिस्से में, कैथोड या एनोड में ये वाले आयन है ना यदि, तो लवण सेतु में केसीएल को प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। यदि ये वाले आयन आपके किसी भी इलेक्ट्रोड में हैं, विलयन में, तो आप केसीएल का यूज नहीं करोगे, क्योंकि केसीएल का जो सीएल नेगेटिव आयन है वो इससे रिएक्शन करके एजीसीएल बना लेगा, यहाँ रिएक्शन करके एचजी से Hg2Cl2 बना लेगा, या HgCl2 भी बना सकता है। ठीक है बच्चों, और लेड से क्रिया करके PbCl2 बना लेगा, और टीएल से क्रिया करके TlCl। और ये जो जितने भी लवण बनेंगे ना, ये सब नली के, वो जो यू आकार की नली है हमारी, उसके मुंह पे जम जाएंगे लवण। और जब उसके मुंह पे जमेंगे तो इसका मतलब हमारा लवण सेतु या साल्ट ब्रिज क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, और हमारा सेल भी एकदम डाउन हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि यदि सेल में ये वाले आयन उपस्थित होते हैं तो लवण सेतु में केसीएल को प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि नलिका के मुख पर AgCl, Hg2Cl2 नहीं, HgCl2 लिख लियो आप, HgCl2, PbCl2, TlCl का अवक्षेप जम जाएगा। और यदि उसके मुंह पे अवक्षेप जम गया तो आगे क्या होगा वो तुम्हें पता ही है। देखो एक एग्जाम्पल नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2Ag। हमें इस सेल का निरूपण देना है। देखो Zn बदल रहा है Zn डबल पॉजिटिव में, आप उत्तर में आ जाओ। Zn बदल रहा है Zn डबल पॉजिटिव में, तो हमने लिखा Zn स्लैश Zn डबल पॉजिटिव। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था कि जहां परमाणु है वहां तो सॉलिड लिखना, और जहां आयन है वहां क्या लिखना बेटे, एक्वस लिखना है। ठीक है, तो Zn बदल रहा, Zn डबल पॉजिटिव में हमने लिखा Zn स्लैश Zn डबल पॉजिटिव, फिर हमने लगाया डबल स्लैश, यानी इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब होता है लवण सेतु। इसका मतलब क्या होता है, लवण सेतु। भाई जिंक तो डूब रहा जिंक सल्फेट में, सिल्वर के किसी भी साल्ट में डूब रहा सिल्वर, जैसे सिल्वर क्लोराइड में डूब रहा सिल्वर। यहां से देखा करो आप, जिंक बदल रहा है Zn डबल पॉजिटिव में, तो हमने लिख दिया Zn ऑब्लिक Zn डबल पॉजिटिव, और ये बना दिया लवण सेतु। फिर Ag पॉजिटिव बदल रहा है Ag में, हमने लिख दिया Ag पॉजिटिव प्लस Ag। इस तरह आपको निरूपण करना आना चाहिए, इसे इसके साथ लिखना और बीच में लवण सेतु, और इसे इसके साथ लिखना। ये जो 2 और 2 लिखा हुआ है इसे यहाँ लिख सकते हो आप, 2 और 2, संख्या तो चाहे कितनी लिख दो, 2 लिखोगे जब भी सही है, दोनों जगह 2 लिखोगे Ag के साथ। इन्होंने कहा था कि उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। यह रिएक्शन दी जाएगी आपको और आपसे पूछा जाएगा सेल का निरूपण, तो बताओ कर लोगे क्या। नंबर 1, और भी बातें पूछी इस क्वेश्चन में, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित है। भाई इलेक्ट्रोड तो वो ऋण आवेशित है जिसपे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीकरण यानी एनोड ही तो होता है ऋण आवेशित। जिंक बदल रहा है जिंक डबल पॉजिटिव में, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले जब तो इस पे धनावेश आया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले जब तो धनावेश आया, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका ही तो ऑक्सीकरण होता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वही तो एनोड होता है। ठीक है, और इस एनोड ही ऋण आवेशित होता है गैल्वेनिक सेल में। इन्होंने कहा कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित है, उत्तर देखो एनोड या जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, नंबर 2 में पूछा सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन हैं। भाई तो सबको ही पता, विद्युत धारा के वाहक कौन होते हैं, मुक्त आयन व इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है। भाई एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी, यहाँ देखो एनोड पे क्या होगा, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, जिंक डबल पॉजिटिव बन गया। देखो इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एनोड पे हो रहा, यहाँ से लिखा हमने जिंक बदला जिंक डबल पॉजिटिव में, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे जब ही तो। और कैथोड पे क्या हो रहा,
कैथोड में बेटे 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Ag ऐसे लिख सकते हो। और यदि आप 2 2 और 2 ना लिखो जब भी ठीक है, बिल्कुल तीनों जगह 2 लिखो ही ना। अब आ जाओ दूसरे एग्जाम्पल पे। देखो एक गैल्वेनिक सेल में Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव इज इक्वल टू Cu डबल पॉजिटिव प्लस 2Ag अभिक्रिया होती है, इस सेल का निरूपण कीजिए। बिल्कुल वही बात है, Cu के साथ Cu डबल पॉजिटिव को लिखेंगे, ये लिख दिया। बीच में लवण सेतु Ag पॉजिटिव के साथ Ag को लिखेंगे, ये लिख दिया ना। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ये परमाणु है तो सॉलिड, आयन है तो एक्वस, आयन है तो एक्वस, परमाणु है तो सॉलिड। तीसरा देखो एग्जाम्पल, किसी 1.1 वोल्ट वाले गैल्वेनिक सेल में यदि विपरीत दिशा में 1.1 वोल्ट का बाह्य विभव जोड़ दें, उल्टा इतना ही विभव, तो सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेल की तो जिंदगी झंड हो जाएगी बिल्कुल। उत्तर देखो, सेल की अभिक्रिया पूर्णतः रुक जाएगी, वह सेल में कोई धारा नहीं बहेगी। बताओ, ये तो तीनों केस समझा रखे, तीनों में से एक ही तो पूछा इन्होंने, आपको तीनों केस मैंने समझा रखे। और एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका होमवर्क, गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु का प्रयोग क्यों करते हैं, इसे आपको होमवर्क में करना है। और जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, एक अच्छा सा प्यारा सा स्क्रीनशॉट, जितने प्यारे आप हो ना, हमारे देश के बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं, जितने प्यारे आप हो उतना अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो यार, जल्दी। ले लिया बेटे? ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आपके समझ में आया होगा कि आज हमने क्या क्या टॉपिक कवर करे हैं। ठीक है बच्चों, मेहनत करते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो, और प्ले लिस्ट से बाहर निकलोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी बिल्कुल। और यदि प्ले लिस्ट में रह के आप पढ़ाई करोगे तो आप कंपटीशन को भी फोड़ोगे, पक्की बात है, 100%। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।